नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक बहुत बड़े सपने पर है और उस सपने के रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं दीवार पर भी। सपना है भारत को दुनिया का इनोवेशन सुपर पावर बनाने का। और दीवार वो है एक गहरी खाई जिसे हमारे स्रोत कहते हैं द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब R&D सेक्टर का एक तरह से एक्सरे करते हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि जब हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है तो हम इनोवेशन की दौड़ में पीछे क्यों हैं। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टैलेंट की कमी का मामला बिल्कुल नहीं है। समस्या टैलेंट में नहीं, सिस्टम में है। ये ढांचे की समस्या है, निवेश की, सही माहौल की और सबसे बढ़कर एक ऐसी सोच की जो नए आइडियाज को पनपने का मौका दे। तो चलिए सीधे कुछ आंकड़ों से शुरू करते हैं क्योंकि ये नंबर्स ही कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला आंकड़ा, दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन दुनिया भर में होने वाले रिसर्च में हमारा हिस्सा सिर्फ 3% है। ये फासला तो जमीन आसमान का है। बिल्कुल, ये ऐसा है कि आपके घर में दुनिया के सबसे होशियार लोग रहते हो, लेकिन वो अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ रोजमर्रा के काम में ही बिता दें, कुछ नया सोचने या बनाने में नहीं। हम अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। और जब बात पैसों पर आती है, यानी R&D पर होने वाले खर्च पर, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत अपनी GDP का सिर्फ 0.6 से 0.7% ही R&D पर खर्च करता है। मुझे तो ये आंकड़ा बहुत कम लग रहा है। ये कम ही नहीं, चिंताजनक रूप से कम है। इसकी तुलना अगर हम दूसरे देशों से करें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि चीन अपनी GDP का लगभग 2.4% खर्च करता है, अमेरिका 3.5% और इजराइल तो 5% से भी ज्यादा, हाँ, इजराइल जैसा छोटा देश 5.4% तक खर्च करता है। 0.7%। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपनी कमाई का 1% भी अपनी सेहत या कुछ नया सीखने पर खर्च नहीं कर रहा, जबकि दूसरे 3% से 5% तक कर रहे हैं। जाहिर है नतीजे भी वैसे ही होंगे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा था वो एक कंपनी से जुड़ा है। आप हुआवे की बात कर रहे हैं? हाँ, एक मिनट, यह आंकड़ा फिर से दोहराना पड़ेगा। 2023 में सिर्फ एक कंपनी हुआवे ने R&D पर $23.4 बिलियन खर्च किए। ये रकम भारत के कुल सरकारी और प्राइवेट R&D खर्च से भी ज्यादा है। ये तो मतलब यकीन करना भी मुश्किल है। ये एक बहुत ही सोबरिंग फैक्ट है, जैसा कहते हैं। ये हमें बताता है कि ये सिर्फ सरकार के पैसे की कमी का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि रिसर्च और इनोवेशन को लेकर एक ग्लोबल कंपनी की सोच और हमारे पूरे देश के राष्ट्रीय प्राथमिकता में कितना बड़ा फर्क है। वो भविष्य में निवेश कर रहे हैं। और एक और आंकड़ा है जो पहली नजर में तो अच्छा लगता है, पेटेंट्स का। भारत पेटेंट फाइल करने में दुनिया में 6ठे स्थान पर है। सुनने में तो कमाल लगता है। हाँ, ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लगता है और इसमें 15-16% की ग्रोथ भी है। लेकिन यहीं पर एक पेज है। जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के कुल पेटेंट्स में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 1.8% है। अच्छा, तो हम बहुत सारे पेटेंट्स फाइल तो कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। और उससे भी बड़ी कहानी तब सामने आती है जब हम इसे आबादी के हिसाब से देखते हैं। मतलब प्रति 10 लाख लोगों पर कितने पेटेंट फाइल हुए। इस मामले में हम सीधे 47वें नंबर पर फिसल जाते हैं। ओहो। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इनोवेशन कुछ ही जगहों पर हो रहा है। ये पूरे देश की आदत नहीं बनी है। वॉल्यूम है पर इम्पैक्ट और इंटेंसिटी की कमी है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, खासकर वो हुआवे वाला। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी बता रहे हैं। और मुझे लगता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे। आखिर इस समस्या की जड़ कहाँ है? स्रोत के मुताबिक सबसे बड़ी जड़ है हमारे R&D सेक्टर पर सरकारी दबदबा। भारत में कुल R&D फंडिंग का लगभग 64% हिस्सा सरकार से आता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का योगदान सिर्फ 36% है। और ये उन देशों के ठीक उल्टा है जो इनोवेशन में लीडर हैं। वहां 2/3 से ज्यादा खर्च प्राइवेट कंपनियां करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनियां R&D में पैसा लगाने से कतराती हैं। पर क्यों? फायदा तो उनका भी है। यही तो मुख्य सवाल है। एक ऐसी कारोबारी संस्कृति की ओर इशारा करता है जो बड़े क्रांतिकारी बदलावों के बजाय छोटे-मोटे आज के फायदों पर ज्यादा ध्यान देती है, जिसे हम इंक्रीमेंटल गेन्स कहते हैं,
डिसरप्टिव ब्रेकथ्रूज नहीं। प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि R&D एक खर्चा है, निवेश नहीं। वो जोखिम लेने से बचते हैं। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, इसका सबूत भी है। स्रोत में एक स्टडी का जिक्र है जो इस बात को साफ करती है। केवल 25% संस्थान ही स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ 15% डीप टेक वेंचर्स की मदद करते हैं। एक मिनट, डीप टेक वेंचर्स का मतलब हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा आसान कर सकते हैं? जरूर। डीप टेक यानी वो कंपनियां जो किसी ऐप या वेबसाइट से कहीं ज्यादा गहरी मौलिक वैज्ञानिक खोज पर काम कर रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक या नए तरह के मटेरियल्स बनाना। यही वो कंपनियां हैं जो भविष्य बनाती हैं। अच्छा। और स्टडी कहती है कि इन्हें सपोर्ट सबसे कम मिल रहा है। जहां असली इनोवेशन होना है, वहां मदद न के बराबर है। तो एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगा रहा, और दूसरी तरफ जहां सरकारी पैसा है भी, वहां से असली गेम चेंजिंग आइडियाज को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और भी कई वजहें गिनाई गई हैं, जैसे एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच का अलगाव। मतलब यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रही है वो इंडस्ट्री के किसी काम की नहीं। ये एक क्लासिक समस्या है। हमारी यूनिवर्सिटीज में ब्रिलियंट रिसर्च होती है, लेकिन वो रिसर्च पेपर्स में ही बंद रह जाती है। वो लैब से मार्केट तक का सफर तय नहीं कर पाती। दोनों के बीच कोई पुल ही नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एकेडेमिया की है? क्या इंडस्ट्री भी आगे बढ़कर यूनिवर्सिटीज से जुड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाती? सही बात है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर इंडस्ट्री बताएगी ही नहीं कि उन्हें किस तरह की रिसर्च की जरूरत है, तो यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से ही काम करेंगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन। हम सब अपने दोस्तों या परिवार में किसी न किसी को जानते हैं जो बेहतर मौके के लिए देश से बाहर गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। सही कहा। हमारे सबसे तेज दिमाग बेहतर सुविधाओं, बेहतर वेतन और बेहतर माहौल के लिए विदेश चले जाते हैं। और जो यहाँ रह जाते हैं, उनके लिए भी राह आसान नहीं है। नौकरशाही की बाधाएं हैं। मैंने सुना है कि किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंड मंजूर होने और फिर उस पैसे के हाथ में आने में महीनों, कभी-कभी साल लग जाते हैं। और तब तक तो रिसर्च का सारा मोमेंटम ही खत्म हो जाता है। आप किसी कटिंग एज आइडिया पे काम कर रहे हैं और आपको जरूरी उपकरण खरीदने के लिए 8 महीने इंतजार करना पड़ रहा है। तब तक तो दुनिया में कोई और वो काम कर चुका होगा। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह का विशेष साइकिल बन गया है। अच्छा काम करने के लिए फंड और माहौल नहीं, और क्योंकि माहौल नहीं तो अच्छे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। तो समस्याएं काफी गहरी और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एक चीज को ठीक करने से नहीं होगा, पूरे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। तो क्या कोई इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है? क्या सरकार ने इन समस्याओं को पहचाना है? हाँ, अच्छी बात यह है कि हाल के कुछ सालों में इस दिशा में कुछ बड़े और सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। ऐसा लगता है कि इस समस्या को अब गंभीरता से लिया जा रहा है, जैसे कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। इसका क्या मकसद है? ANRF का मुख्य मकसद है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देना, खासतौर पर उन जगहों पर जहां अभी फंडिंग की कमी है। और सबसे जरूरी बात, ये एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकारी लैब्स के बीच का वो पुल बनाने की कोशिश करेगा जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और 1,00,000 करोड़ रुपए के R&D फंड की भी घोषणा हुई है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या ये वो मैजिक बुलेट हो सकती है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? ये फंड एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन पैसा अपने आप में मैजिक बुलेट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है प्राइवेट सेक्टर को R&D में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये उन्हें कम ब्याज पर या बिना गारंटी के लोन देगा ताकि वो डीप टेक जैसे जोखिम भरे लेकिन जरूरी क्षेत्रों में पैसा लगा सके। अच्छा, तो ये उस 64% सरकारी और 36% प्राइवेट वाले आंकड़े को पलटने की कोशिश है? बिल्कुल, कोशिश यही है कि प्राइवेट सेक्टर को ड्राइविंग सीट पर लाया जाए, लेकिन हमेशा की तरह इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें लागू कैसे किया जाए। सही बात है। कागज पर योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली चुनौती जमीन पर होती है। स्रोत इस RTI फंड के बारे में क्या कहता है? इसकी सफलता के लिए क्या जरूरी है? स्रोत का मानना है कि इस फंड का असर तभी होगा जब इसका पैसा सही जगह लगे, यानी सेमीकंडक्टर, AI, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी में। असली चुनौती सिर्फ पैसा देने की नहीं है, बल्कि उस पूरे मॉडल को बदलने की है जिसमें प्राइवेट कंपनियां रिसर्च को एक मजबूरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक जरूरी जरिया समझें। ठीक है, तो ये तो ही कोशिशें जो चल रही हैं। अब बात करते हैं कि भविष्य का रास्ता क्या होना चाहिए।
अगर हमें सच में 2047 तक एक इनोवेशन पावर हाउस बनना है तो अगले 5-7 सालों का रोड मैप क्या होना चाहिए? स्रोत इस पर कुछ साफ सुझाव देता है। हाँ, और ये एक महत्वाकांक्षी लेकिन बहुत जरूरी रोड मैप है। पहला लक्ष्य R&D पर खर्च को अगले 5-7 सालों में GDP का 2% तक बढ़ाना। हम अभी 0.7% पर हैं, तो ये लगभग 3 गुना की छलांग होगी। और इसमें एक शर्त भी है कि प्राइवेट सेक्टर का योगदान कम से कम 50% होना चाहिए। ये सबसे जरूरी शर्त है। सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। जब तक प्राइवेट सेक्टर इसमें बराबर का भागीदार नहीं बनता, तब तक एक टिकाऊ इनोवेशन इकोसिस्टम नहीं बन सकता। दूसरा लक्ष्य है AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नेशनल मिशन शुरू करना। मतलब इन पर एक मिशन मोड में काम हो, जिसके साफ लक्ष्य और समय सीमा हो, जैसे हमने स्पेस या एटॉमिक एनर्जी में किया है। और इन मिशंस को सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं रखना होगा, उन्हें देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों से भी जोड़ना होगा, तभी उनका असली फायदा मिलेगा। तीसरा सुझाव हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। उन्हें सिर्फ पढ़ाने की जगह से आगे बढ़कर रिसर्च के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में बदलना होगा। बिल्कुल, यानी हमारी यूनिवर्सिटीज को ज्ञान बनाने वाले केंद्र बनना होगा, सिर्फ ज्ञान बांटने वाले नहीं। इसके लिए बेहतर PhD फंडिंग, रिसर्चर्स के लिए अच्छी नौकरियां और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने का कल्चर बनाना होगा। और चौथा और आखिरी सुझाव है एक बेहतर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा का इकोसिस्टम बनाना। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है अपने आइडियाज को सुरक्षित करना। अगर कोई वैज्ञानिक या कंपनी सालों की मेहनत से कुछ नया बनाती है, तो उसे ये भरोसा होना चाहिए कि उसका आइडिया चोरी नहीं होगा और उसका फायदा उसे ही मिलेगा। इसके लिए पेटेंट प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना और कानूनों को सख्ती से लागू करना जरूरी है। जब आइडिया सुरक्षित होता है, तभी लोग उस पर पैसा लगाने का जोखिम उठाते हैं। तो हमने फंडिंग की बात की, पॉलिसी की बात की, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री के बीच पुल बनाने की बात की। लेकिन जब मैं इन सब चीजों को एक साथ देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यह समस्या इन सबसे भी गहरी है। यह सिर्फ नीतियों को बदलने के बारे में नहीं है, शायद हमारे सोचने के तरीके, हमारे कल्चर को बदलने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संक्षेप में कहें तो ये सब कुछ एक इनोवेशन की संस्कृति बनाने के बारे में ही है। एक ऐसा माहौल जहां सवाल पूछने को बढ़ावा दिया जाए, जहां जोखिम लेने को सराहा जाए, जहां असफलता को सीखने का एक हिस्सा माना जाए, न कि शर्मिंदगी का कारण, और जहां नए आइडियाज का सम्मान हो। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य इस सांस्कृतिक बदलाव के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि भारत के पास ग्लोबल इनोवेशन लीडर बनने के लिए प्रतिभा और महत्वाकांक्षा दोनों हैं, लेकिन वो जबरदस्त क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत ढांचा, सही निवेश और खुले दिमाग वाली संस्कृति की नींव डालनी होगी। खाई बड़ी है, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों ने दिखाया, उसे भरने का रास्ता भी साफ है। स्रोत हमें एक स्पष्ट रोडमैप तो देता है, लेकिन ये हमारे सोचने के लिए एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या इनोवेशन की संस्कृति को सिर्फ नीतियों और फंडिंग के जरिए बनाया जा सकता है, या फिर इसके लिए असफलता को देखने का हमारा नजरिया, जोखिम लेने की हमारी क्षमता और शिक्षा के मूल उद्देश्य को लेकर हमारी समझ में एक ज्यादा बुनियादी सामाजिक बदलाव की जरूरत है?